ये वो दिन थे जब चींटियों के पंख निकलने शुरू होते हैं और वे फड़फड़ाना शुरू कर देती हैं। स्कूल की कक्षाओं को धाता बताकर वे मटर गश्ती करने को जिधर जाते थे, उधर सड़क से कुछ हटकर बेर का एक बाग था, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ लंबा चौड़ा। वे लोग चार तो आमतौर पर होते ही थे, ज्ञानू, अन्नू, महेंद्र और अस्सुनी। साहस के हिसाब से तो उनमें सबसे ज्यादा साहसी अस्सुनी था, दूसरे नंबर पर अन्नू और महेंद्र, और आखिरी नंबर पर ज्ञानू। किसी किसी दिन जब अंग्रेजी, गणित या किसी अन्य विषय के टेस्ट वाला पीरियड होता तो अवधेश और दिनेश भी इनके साथ आ मिलते और वे 5 या 6 हो जाते। उस दिन 4 ही थे। वे जब भी उधर से गुजरते, कभी अकेली उसको, कभी उसके बाप को, तो कभी दोनों को बेर के एक खास पेड़ के नीचे बैठा देखते थे। छोटी सी एक टोकरी उस पेड़ के नीचे रखी होती थी। वे देखते कि ज्यादातर तो वह अकेली ही बैठी या पेड़ के आसपास टहलती रहती। उसे कभी भी उन्होंने लेटते या सो जाते नहीं देखा। बाप पेड़ों से बेर उतारने के लिए या गोफिया और फटका फटकार कर पटाखा छोड़ने जैसी तेज आवाज से तोतों, चिड़ियों आदि परिंदों को उड़ाने के लिए बाग के भीतर घूम रहा होता। दूर से देखने पर लड़की उनकी ही उम्र की यानी 15-16 साल की लगती। वे उसे दूर से ही निहारते हुए नहर की ओर आगे बढ़ जाते थे। न कोई जुमला, न ऐसी वैसी हरकत। यार, हम जो रोज रोज इधर से चुपचाप निकले चले जाते हैं, ये लड़की क्या सोचती होगी। एक दिन ज्ञानू बोल उठा। सोचती होगी कि शरीफ बंदे हैं, और क्या। अन्नू ने कहा। ये भी तो सोच सकती है कि हम इसके डर की वजह से बाग की ओर नहीं आते। ज्ञान ने पुनः कहा। उसकी आशंका वाला ये कथन बाकी तीनों ही दोस्तों को लड़की की चेतावनी जैसा लगा। नहर की ओर बढ़ने के अभ्यस्त उनके कदम ये सुनते ही जहां की तहां रुक गए। तो फिर आज बेर ही देखते हैं, आओ। उस अघोषित चेतावनी से उद्वेलित अस्सुनी ने लड़की पर निगाह जमाते हुए जैसे उन सब से नहीं, अपने आप से कहा और बाग की ओर बढ़ लिया। अभी बेर कहाँ? महेंद्र शरारती अंदाज में बोला। अभी तो निम्बोलियां सी होंगी। दूर से बेर भी निम्बोली जैसा ही दिखता है बेटे, अस्सुनी ने कहा। अब तो पास से देखने पर ही फैसला होगा। निम्बोलियां? सवाल ही नहीं पैदा होता बेटा। अस्सुनी के पीछे पीछे चलते अन्नू ने महेंद्र की बात को नजरअंदाज करके दावा किया। गेहूं के दाने से बड़ा मामला नहीं है। चलो यही शर्त लगी आज। उनकी बात सुनकर अस्सुनी एकाएक रुककर पीछे घूमा और बोला, जिसकी बात गलत निकली नहर तक वही सबकी बस्तों को लाद कर ले जाएगा। उनके बीच बस्ते लाद कर ले जाने वाली शर्त अक्सर लगाई जाती थी। इस शर्त के 2 फायदे थे। पहला ये कि हर शख्स सोच समझकर कुछ बोलता था। दूसरा ये कि इसे लगाने में पैसे खर्च नहीं होते थे। यूं भी खिलाने पिलाने जैसी शर्त लगाने के लिए उनमें से किसी के पास पैसे होते ही कहाँ थे। ये शर्त ज्यादातर अस्सुनी की तरफ से फरमान की तरह सुनाई जाती थी। जो भी हारता, उसे बाकी सबके बस्ते लादकर गंतव्य तक पहुंचना होता। ये नियम औरों की तरह अस्सुनी पर भी बराबर लागू होता था। कई बार उसे भी उन सब के बस्ते लादकर चलना पड़ता था। जहां तक बस्ते की बात है, वह आजकल जैसा कीमती और कई जेबों वाला फैंसी बैग न होकर लंबी लंबी 2 तनियों वाला मोटे कपड़े का एक लंबोतरा थैला होता था। ज्यादातर परिवारों में वह बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज होता था। स्कूल जाने के लिए उसमें किताबें रख दो तो वह बस्ता बन जाता था, और बाजार से सब्जी वगैरह लाने के लिए किताबें उल्टकर खाली कर दो तो झोला रह जाता था। तो परस्पर हार जीत की शर्त का फरमान सिरों पर लादकर वे 4 अन्वेषी उस लड़की की ओर बढ़ गए जिसे उससे पहले उन्होंने सिर्फ दूर से ही देखा था। उसका बाप अन्य दिनों की तरह ही घने बेरोन से लदे पेड़ों के बीच कहीं खोया हुआ था। उसके द्वारा गोफिया और फटका से निकाली जा रही पटाखे जैसी आवाजों से डरकर उड़ते परिंदों की फड़फड़ाहटें बीच बीच में सुनाई दे जाती थीं। उन्हें उड़ाने के लिए चीखना चिल्लाना बागबान कम ही करते थे। कब तक करें आखिर, गला हार मांस का ही तो है। 2-4 चीखों में बर्बाद हो जाता था। उन्हें अपनी ओर आता देखकर लड़की निरपेक्ष भाव से ज्यों की त्यों बैठी रही। उसके चेहरे पर न उत्सुकता दिखाई दी और न डर। ढीली ढाली कमीज पहन रखी है इसने तो। कुछ नजदीक पहुंचे तो ज्ञानू बुदबुदाया। तो अन्नू ने पूछा, तो पता कैसे चलेगा? ज्ञानू बोला, अंतर्दृष्टि से। अस्सुनी ने कहा और डांटते हुए बोला, अब चुप कर। पेड़ के नीचे पहुंचकर अस्सुनी लड़की के सामने उकड़ू सा बैठ गया। बाकी सब खड़े रहे। बैठ जाने के बाद कुछ देर वह चुप रहा, बाकी सब भी। कोई कुछ नहीं बोला तो लड़की भी चुप बैठी रही। इतना जरूर किया कि उसने अपनी कमीज की ऊपरी बटन को भी लगा लिया। कुछ देर बाद अस्सुनी ने ही बातचीत की शुरुआत की। ये पूरा का पूरा बाग बेरोन का ही है। हाँ, उसने कहा। हाँ, तुम्हारा ही है।
हाँ, तुम्हारा अपना। हाँ, दादलाई है, उसने अकड़ कर कहा। या बटाई पर लिया हुआ है। बटाई पर क्यों? उसके इस सवाल पर उसने तनिक तीखेपन से पूछा। अच्छा, एक बात बता। बात बदलकर सुनी बोला। क्या? आम, अमरूद, बेल, कटहल। मेरा मतलब है कि बेर के अलावा और कौन कौन से फल हैं इस बाग में? सिर्फ बेर है और कोई नहीं, लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, बेरों के सारे फूल निम्बोलियों जैसे बन गए क्या? इस बार महेंद्र ने पूछा। या फिर गेहूं के दाने जितने ही हुए हैं अभी? उसके पीछे खड़े अन्नू ने खी से निपोरी। उन दोनों को अपना अपना दावा सही सिद्ध करने की उतावली थी। कुछ पता भी है कि बेर का फूल किस महीने तक गेहूं के दाने जितना बनता है, किस महीने में निम्बोली जितना हो जाता है और किस महीने में फूल कर पूरा फल बन जाता है। लड़की बेर की पैदाइश और बढ़ोतरी के बारे में उन दोनों की अनभिज्ञता से तुनिककर तुरस अंदाज में बोली। अब तो खूब फूले हुए बेर हैं, एक भी छोटा नहीं रहा। कभी? अन्नू ने आंखें फैलाकर पूछा, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। जी हाँ, एक भी। मनो, बेर उतरते हैं रोजाना। मनो, और नहीं तो क्या, वह अकड़ के साथ बोली। अच्छा, तेरे पास जो वह टोकरी रखी है उसमें क्या है? ये सवाल ज्ञानू ने किया। बेर है, देखा जरा। लड़की ने टोकरी के ऊपर ढक रखे दुपट्टे जैसे कपड़े को एक ओर हटा दिया। हरे पीले रंग के चमकीले बेर उनकी आंखों को चैंदियाने लगे। फिर भी ज्ञानू ने पूछा, ताजे हैं या बासी क्यों होंगे? उसके सवाल पर वह कुछ तुनक कर बोली। इसके पूछने का मतलब है कि तोतों कौं के कूतरे जमीन से बीने हुए भी तो होते हैं ना। बात को संभालने की गरज से असुनी ने बीच में कहा। पेड़ से उतारे हुए भी हैं। वह धीरे से बोली। तू चढ़ जाती है पेड़ पर? असुनी ने पूछा। हाँ, चढ़ के दिखा एक बार। उसके चैलेंज को सुनकर लड़की को एक पल ताव सा आया। खड़ी होने को वह थोड़ी हिली भी, लेकिन अपने घाघरे को टांगों के बीच संभालती सी जहां की तहां बैठी रह गई। फिर आंखें तरेर कर बोली, मैं सब समझ रही हूं तुम्हारी बात। क्या? अन्नू ने पूछा। इधर मैं पेड़ पर चढ़ूंगी, उधर तुम चारों टोकरी से बेर उठाकर भाग जाओगे। घाघरा संभालने की उसकी मुद्रा से वे जान गए थे कि यह वो बात नहीं थी जिसे वह सब समझना कह रही थी। असली डर नहीं बता रही। उसकी बात सुनते ही अन्नू पास खड़े महेंद्र के कान में फुसफुसाया। बहुत धीमा कहने की वजह से पूरा वाक्य लड़की की समझ में नहीं आया, लेकिन डर शब्द उसने सुन लिया। बोली, डरती मैं किसी से नहीं हूं। ठीक कहती है। नीचे बैठा असुनी उसकी प्रशंसा करता बोला, डरपोक होती तो इतने बड़े बाग की रखवाली अकेले कैसे करती दिन भर? फिर कुछ रुककर उसने पूछा, टोकरी में दोनों तरह के बेर हैं? दोनों तरह के मतलब? कूतरे और बिना कूतरे? हाँ। सब के सब बेचने वाले हैं या? बेचने वाले ही हैं। वह बोली, सारे के सारे फलों को घर में खाने के लिए थोड़े ही लगाया है इतना बड़ा बाग। सो तो है। खड़े हुए अन्नू ने सहमति जताई। फिर पूछा, तू खुद ही दे देती है या बापू से पूछकर देती है? बालक आते रहते हैं आसपास के। लड़की ने बड़प्पन जताते हुए कहा, सबको मैं ही देती हूँ रोज। तब ठीक है। ये सुनते ही नीचे बैठे असुनी ने 5 पैसे का एक सिक्का अपने निकर की जेब से निकाला और उसे दिखाता हुआ बोला, पंजी में कितने बेर देगी? असुनी का ये सवाल सुनते ही उसके पीछे खड़े बाकी तीनों के मुंह से दबी दबी सी खीखी निकल पड़ी। खीखी सुनते ही लड़की के कान बिलाव के कानों से चौकन्ने हो उठे। आंखें खतरा भांपने की मुद्रा में फैल गईं। पास रखी मजबूत सांटी पर उसने अपनी पकड़ बना ली और जोर से चीखी, चाचा, ये लौंडे मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। उसकी यह चीख उसके चाचा तक पहुंची या नहीं पहुंची नहीं मालूम। बहरहाल उन चारों को वह रावण से बचने हेतु मदद के लिए पुकारती सीता की चिंगार जैसी लगी। भले ही शरारती वे पूरे रहे हों, लेकिन रावण नहीं थे। उस दिन से पहले तक लड़की उनकी सिर्फ आपसी बातचीत का हिस्सा होती थी, सक्रिय साधना की पाथ नहीं। अपने अध्यापकों और माता पिता समेत खुद से बड़ों को गच्चा देने में वे रावण से 2 कदम आगे भले सही, हिम्मत और ताकत के बलात् प्रदर्शन में उसके बाल बराबर भी नहीं थे। सबसे बड़ा डर तो उन्हें स्कूल छोड़कर यहाँ वहाँ आवारागर्दी करने की अपनी पोल खुल जाने का रहता था। इसलिए चाचा के लिए लड़की की पुकार को सुनते ही वे भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि पुकार सुनते ही चाचा उन्हें आ दबोचेगा और घसीट घसीट कर ऐसे मारना पीटना शुरू कर देगा जैसे अंगद और हनुमान आदि वानरों ने किष्किंधा के बाग में घुसकर सुग्रीव के मामा को मारा पीटा था। चाचा ने उसकी पुकार को सुना या नहीं सुना, पुकार सुनकर वह आया या नहीं आया, ये सब जानने देखने के लिए रुकने की न उनमें हिम्मत थी और न उनके पास इतना समय था।
इस दुर्घटना के बाद अलबत्ता एक खेल जरूर शुरू हो गया। वो ये कि सड़क पर उस बाग के सामने से निकलते हुए वे जेब से कोई भी सिक्का निकालकर दूर से ही उसे दिखाते हुए अपनी जगह पर उछलने लगते। वो उन्हें उछलता देखती और अपनी जगह पर खड़ी होकर जोर से पुकारती, चाचा। वो फिर आ गए और यह सुनते ही वे नहर की ओर दौड़ लगा देते। यही खेल वे नहर से वापस होते समय भी खेलते। कुछ दिन बाद तो उन्होंने जेब से सिक्का भी निकालना बंद कर दिया। खाली चुटकी को हवा में उठाकर वे पंजों पर कूदते और उनका मकसद हल हो जाता। गरज ये कि उनकी वह मुद्रा उस लड़की की चिढ़ ही बन गई। उसी साल मार्च के आखिरी या अप्रैल के शुरुआती हफ्ते की बात है। महाशिवरात्रि का पर्व था। बहुत से लोग इस पर्व पर स्नान के लिए गंगा जाते हैं। उस इलाके से गंग नहर गुजरती थी, सो गरीब और आसपास के लोग उसे ही गंगा मानकर पूजते थे। दरअसल सभी प्रमुख पर्वों पर वहां बहुत बड़ा मेला लगता था। इतना बड़ा कि प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ती थी उसे अनुशासित रखने के लिए। अश्विनी के अम्मा पिताजी हर पर्व पर गंग नहर जाते थे स्नान के लिए। उस बार किसी काम के सिलसिले में पिताजी बाहर गए हुए थे, सो अम्मा अश्विनी को साथ ले गई। नहर पर एक अलग घाट, जनाना घाट के नाम से था। रोजमर्रा में तो आसपास के चरवाहे अपनी भैंसों को उस घाट के रास्ते पानी में उतारकर पुल के नीचे वाली छाया में आराम फरमाते थे। भैंसें न होती तो वह सुनसान सा ही पड़ा रहता था, लेकिन मेले के समय में उस ओर न तो मर्दों को जाने की इजाजत होती थी और न 10-12 साल से बड़ी उम्र के लड़कों को। पिताजी साथ होते तो वे सब उसी घाट पर जाकर नहाते जिस पर औरत मर्द सब नहाते थे। अकेली अम्मा के साथ था, इसलिए अश्विनी को जनाना घाट पर जाने दिया गया। एक पंडाइन के पास जाकर उन्होंने कपड़ों वाला थैला रखा और उससे बोली, छोरे को यहाँ बैठाए जा रही हूँ पंडिताइन, नहाकर अभी आई। फिर अश्विनी से बोली, यहाँ से जाना मत कहीं भी, दादी जी के पास बैठे रहना और झोले का ध्यान रखना। झोला यहाँ छोड़ कर तुम यांग में नहला लाओ, चिंता फिकर मत करो, पंडाइन ने अम्मा से कहा। अम्मा ने उसकी बात मान ली। फटाफट अश्विनी के कपड़े उतारकर उन्होंने झोले के ऊपर फेंके और घसीटता हुआ सा ले जाकर घाट की सीढ़ियां उतर गई। बांह को मजबूती से पकड़कर उन्होंने बड़ी सावधानी से 8-10 डुबकियां उसे नहर के पानी में लगवाईं। बाहर निकालकर अच्छी तरह से देह को रगड़ा और पुनः डुबकियां लगवा दी। फिर बोली, जा कपड़े पहनकर दादी के पास बैठ, मैं नहाकर आती हूँ। उन्हें नहीं मालूम था कि अपने जिस लाडले को उन्होंने इतना डर डर कर नहर के पानी में उतारा था, स्कूल छोड़कर उसमें डुबकियां लगाने वह रोज यहाँ आता है। सीढ़ियां चढ़कर वह पंडाइन की ओर चला ही था कि सामने से वही बेर वाली लड़की आती दिखाई दे गई। वह सकपका गया। लड़की ने भी उसे देख लिया। वह जहां की तहां रुक गई और आगे पीछे किसी को तलाशने के लिए तेजी से अपनी गर्दन घुमाने लगी। हालांकि कच्छा पहन रखा था, फिर भी अपनी नंगी देह को उसकी निगाहों से बचाने की कोशिश करता अश्विनी दुबकता सा पंडाइन के थले की ओर बढ़ा। ये भी अपनी अम्मा के साथ ही आई है शायद और उसे खोजने में लगी है, उसने सोचा। इतने में लड़की ने जोर की आवाज लगाई, अम्मा। ये पुकार लगाकर उसने तलवार के एक ही वार से अश्विनी के 2 टुकड़े कर डाले हों जैसे। उसका ऊपरी हिस्सा अलग चलने लगा और निचला अलग। जरूर यह मुझे पिटवाने के लिए ही अपनी अम्मा को पुकार रही है, ऊपरी हिस्से ने सोचा। इसके चाचा से तो जान छूटी रही, अम्मा से कैसे छूटेगी। इस द्वंद्व में निचला हिस्सा जिस तेजी से पंडाइन के पास पहुंचा उसे ताज्जुब हो आया। कपड़े पहनकर जैसे ही सीधा खड़ा हुआ, उसने देखा कि वह उसके निकट आ डटी है। धमकाती सी बोली, जनाने घाट पर तेरे जितने बड़े लड़कों का आना मना है, मालूम है ना। वह कुछ न बोल सका, लेकिन पंडाइन ने उसकी ओर से जवाब देते हुए कहा, कोई बात ना है बेटी, जे अपनी महतारी के संग आयो है। महतारी के संग, तेज आवाज में बोलकर अश्विनी की ओर देखते हुए उसने धमकी भरे अंदाज में धीरे से कहा, फिर तो आज उन्हीं को बताती हूँ तेरी कारस्तानियां। ये सुनते ही अश्विनी की पूरी देह थर्रा उठी। घिघिया कर बोला, मैंने थोड़े ही कभी तुझसे कुछ कहा, वो तो दूसरे लड़कों ने। सिक्का तो तूने ही निकाला था न जेब से। वह बोली, हाँ, लेकिन मेरी तो समझ में तुम लोगों के खिखियाने पर ही आई शुरू से आखिर तक की सारी बदमाशियां। उसने स्पष्ट किया, हाँ लेकिन क्या। दिपटती हुई ही वह बोली, अब भी दिखाता है न सिक्का। वह तो हम झूठ मूठी नाटक करते हैं, सिक्का थोड़े ही होता है हाथों में। वह सफाई देता सा बोला। तभी उसने देखा कि अम्मा नहर के पानी से निकलकर घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगी है। नहीं अम्मा नहीं, आदमखोर मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहा है जो इस लड़की की बातें सुनते ही कच्चा चबा जाएगा उसे।
दाएं हाथ की हथेली के पिछवाड़े से एकाएक ही उसने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछा। और वो कितने बेर वाली बात, गलती हो गई। मगरमच्छ के डर से कांपता हुआ सा वह बोला, माँ कसम, माँ कसम। उसने अपना टेंटुआ पकड़कर कहा। उसकी इस घिघियाहट पर लड़की लगभग खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत जोर से नहीं, लेकिन बहुत मन से। उस खिलखिलाहट का साथ आसपास के पेड़ों पर बैठी कई कोयलों ने एक साथ कुहुक कर दिया। मोतियों से बनी उसकी दंतावली आंखों के जरिए असुनी के हृदय में उतर गई। मन पहले जैसा निडर बन गया। उसने देखा कि अम्मा हालोकी घाट की सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ चुकी थी, लेकिन अपनी किसी जानकार से बातों में मशगूल हो गई थी। अम्मा उसे फिर से अम्मा नजर आने लगी। इधर लड़की का हंस पड़ना, उधर अम्मा का पुनः अम्मा में तब्दील होकर बातों में व्यस्त हो जाना, उस समय दोनों ही उसे संजीवनी जैसे प्राणदायक लगे। थोड़ी देर पहले तलवार से कटे ऊपर नीचे के दोनों हिस्से पूरी तरह रफू होकर पहले जैसे बेजोड़ हो गए। थोड़ी देर के लिए उधर वाले आम के पेड़ के पास आएगा तो नहीं करूंगी अम्मा से तेरी शिकायत। तभी लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी। अम्मा अपनी जानकार से बातें खत्म करके इस ओर बढ़ चली थी। असुनी का दिल जोरों से धक धकाने लगा। अम्मा को अम्मा बनाए रखने के लिए जरूरी था कि लड़की को वहां से दफा कर दिया जाए। उसके पास हाँ कहने के अलावा दूसरा चारा न था। आऊंगा, तू अब जा। शब्दों से उसे लगभग धकियाता सा वह बोला। नहीं आया तो देख लेना। धमकी देती हुई वह चली गई। अम्मा ने आकर अपने कपड़े पहने, पंडाइन के पास बैठकर अपने और असुनी के बाल संवारे, माथे पर चंदन का टीका लगवाया। तैयार हो चुकने के बाद वह अम्मा से बोला, मैं पेशाब हो आऊं। हो आ, अम्मा ने कहा, यहीं बैठी हूँ, जल्दी आना। उनकी अनुमति मिलते ही वह जा। चिनक पेड़ की ओर सीधा जाने की बजाय वह उल्टी दिशा में गया ताकि अम्मा की नज़र उधर ही लगी रहे, आम के पेड़ की ओर न जाए। लड़की उसके इंतजार में वहां पहले से खड़ी थी। एक बात बताऊं, उसके पहुंचते ही बिना किसी भूमिका के वह संकोच और उतावलेपन के मिले जुले अंदाज में बोली, मेरा निकाह तय हो गया है। अगले साल जो बेर की फसल आएगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ससुराल चली जाऊंगी। ये कहते हुए उसके गाल लाल हो आए थे। वाणी में ऐसी तरलता आ गई थी कि असुनी का दिल बैठ सा गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि लड़की से उसका रिश्ता सिर्फ शरारत करने तक सीमित नहीं रहा था। लेकिन निकाह शब्द ने उसको थोड़ा असमंजस में डाल दिया। तू मुसलमान है? वह पूछ बैठा। हाँ, वह बोली। तो नहीं, वह थोड़ा हकपकाकर कह बैठा, आज शिवरात्रि का नहान है न, इसलिए। हुआ करे, लड़की बोली, हमारे लिए तो ये सब दिन सबके लिए एक सी बहने वाली नहर है, बस। उसके इस तर्क पर 2 पल चुप रहकर असुनी ने पूछा, निकाह की बात तू मुझे क्यों बता रही है? खुशी की बात नहीं है? लड़की ने तल्ख अंदाज में पूछा। फिर बोली, मेरा बहुत मन करता था स्कूल जाने को, लेकिन चाचा ने जाने नहीं दिया। किसी ने उन्हें और अम्मी को समझा दिया कि नए तरीके की तालीम लड़कियों के लिए हराम है और स्कूलों में माहौल खराब है। यूं कहकर वह एक पल चुप रही, फिर बोली, इसलिए बचपन से ही खेती बागबानी और चूल्हे चौके में लगी हूँ। आसपास मेरी उम्र का कोई और नहीं है जिससे बतियाऊं। तुम लोगों ने जो उस दिन मजाक किया था ना, मुझे पहली बार पता चला कि स्कूल जाने से बात को कहने का ऐसा ढंग भी पैदा होता है। बहुत गुदगुदी महसूस होती है उसे याद कर करके। अल्लाह करे वो भी तुम लोगों जैसे मजाकिया ही हूँ। गुदगुदी होती है तो चाचा को क्यों पुकारा था इतनी जोर से? असुनी ने शिकायती अंदाज में पूछा, और अब भी पुकारती है हर बार? दिखावे के लिए, वह बोली, चाचा सुनते थोड़े ही हैं, बहरे हैं, और गूंगे भी, और अंधे। असुनी के मुंह से निकला, चुप। लड़की ने लगभग डांटते हुए कहा, वो गूंगे बहरे सही, अंधे थोड़े ही हैं। तू हर बात पर चिल्लाती क्यों है इतना? उसकी इस बात को लड़की ने जैसे सुना ही न हो। इसके बजाय वह इससे पहले वाले उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, तुम लोगों की बदमाशियों का चुपचाप मजा लेते कोई और भी तो देख रहा हो सकता है, इसलिए पुकारती हूँ। दिखावे के लिए? ऐसी बात है तो अभी कुछ देर पहले अपनी अम्मा को क्यों पुकारा था मुझे देखते ही? डर गया था? लड़की ने पूछा। और नहीं तो क्या? ये सुन, अपनी शरारत की सफलता पर मुस्कुराकर वह झूमती सी बोली, ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? बाग में जा रही हूँ कहकर अकेली आई हूँ नहाने। उसने कहा, मेले में सब तरह के लोग होते हैं, कोई यह न समझे कि अकेली हूँ, इसीलिए खोजने का नाटक करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद अम्मा की पुकार लगा देती हूँ, तू न दिखता तब भी लगाती। ये सुनी उसके चेहरे को देखता रह गया। बोला कुछ नहीं।
बेर की सारी फसल उतर चुकी है, लेकिन किसी किसी पेड़ पर कुछ अभी भी बचे हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद लड़की ने अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर उमेटते हुए बोलना शुरू किया, चाचा ने बाग में आना छोड़ दिया है अब। एक आध चक्कर में ही लगा जाती हूँ कभी कभार। तो तुम लोग आकर जितने चाहो उतने बेर खा सकते हो। सच्ची? पर एक शर्त है। क्या? मेरे कान के पास धीरे से वह बात फुसफुसा दे एक बार। कौन सी बात? वही, पंजी में कितने बेर वाली, वह इठलाती कली सी बोली। सुनते ही सन रह गया सुनी। यकीन नहीं होता, कहती नजरों से उसने एक बार फिर लड़की के चेहरे को देखा। अब मिल ही गया है तो कह रही हूँ। अविश्वास जताती उसकी नजरों से आहत लड़की उलाहना देती सी बोली, सोचकर थोड़े ही आई थी यहाँ कि तू मिल जाएगा और मैं। और तभी आम के पेड़ों पर उछलते कूदते बंदरों के दो दलों में लड़ाई छिड़ गई। 50 बंदर अपने अपने ग्रुप लीडर के समर्थन में कुछ पेड़ों पर और कुछ उनकी डालियों से नीचे कूद कूद कर जमीन पर आ भिड़े। उनकी खो खो की चीखी की चीखें सुन आसपास के लोगों में तो भगदड़ ही मच गई। उसी बीच असुनी के समूचे बदन में एक ज्वार सा उछाल मार उठा। लड़की के सिर को अपनी बाईं हथेली का सहारा देकर उसने उसके दाएं कान की निचली लौ पर अपने होंठ पहुंचा दिए, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही होठों की छुअन से हकबकाए लड़की उसे पीछे को धकेलकर बल खाती सी दौड़ती चली गई। अचानक धकेले जाने से गिर पड़ा असुनी बंदरों की खो खो की चीख छी और लोगों की भगदड़ के बीच जान ही नहीं पाया कि वह किधर चली गई। नहर की ओर, अपने गांव की ओर या फिर बाग की ओर। आम के पेड़ के पास बुलाने, उसके मुसलमान होने और बाद वाली सारी बातों को बचाकर नहर वाले मेले में लड़की से मिलने की घटना का जिक्र अगले दिन असुनी ने दोस्तों से कर दिया। उसकी बताई सारी कहानी को सुनकर अन्नू बोला, बेटे, मुफ्त में बेर खिलाने के बहाने चाचा से पिटवाने का प्लान है, पक्का? हाँ, वह बहरा गूंगा हो न हो, ज्ञानू बोला, हमें लंगड़ा लूला जरूर बना देगा। ठीक बोलता है, उसकी बात का समर्थन करता महेंद्र बोला, पहले ही दिन इतना कूट डालेगा कि बेर का नाम सुनते ही हवा खारिज होने की बीमारी लग जाएगी जिंदगी भर के लिए। असुनी चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि किन हालात ने चाचा जैसे मेहनतकश इंसान को गूंगा बहरा बनकर खेतों और बागों में चहचहाते आजाद परिंदों के पीछे भागते रहने को विवश कर रखा है। किस जालिम ने उस मेहनतकश के दिमाग में लड़कियों की तालीम के खिलाफ जहर बो रखा है? कौन है जो माहौल को खराब बताकर इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है? बहरहाल सबके बीच तय ये हुआ कि बाकी के इस पूरे सीजन उनमें से कोई भी बाग की ओर नहीं जाएगा। वे नहीं गए। अगली कक्षा में पहुंच जाने के बाद भी स्कूल छोड़कर बाग की ओर जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बदनामी के डर ने घूमने फिरने की दिशा ही बदल डाली। अलबत्ता बेर और बेबेर दोनों ही मौसम में दोस्तों से बच बचाकर असुनी उस ओर कई बार गया। बेमौसम बेर का एक ही पत्रहीन पेड़ बेइंतहा काला और बदसूरत होता है, और बाग वह तो भूथा ही नजर आने लगता है। बावजूद इसके कई बार वह भीतर तक घूमकर आया। वह चाहता था कि लड़की से एक मुलाकात एक बार फिर हो और इस बार सिर्फ वही बोले, लड़की नहीं। वह चाहता था कि गुदगुदी पैदा करने वाली बातों से अलग सिर्फ एक मौका सारी की सारी भेड़िया चालों को लड़की के सामने खोलने का उसे जरूर मिले। इस सब के लिए इधर उधर मालूम करके चोरी छिपे एक बार वह उसके गांव तक भी गया, लेकिन लड़की उसे नहीं दिखाई दी। ससुराल की देहरी में दफन की जा चुकी थी शायद। बेरोन के मौसम में हरा भरा होने के बावजूद बाग उसे पत्रहीन सा बदसूरत ही लगता रहा। एक गूंगे बहरे बागबा के द्वारा गोफिया और फटका से निकाली जाती पटाखे जैसी आवाजें उसके कानों में पड़ती और कसक बनकर परिंदों की बदहवास फुरफुराहटों में शामिल हो वायुमंडल में विलीन हो जाती।